नमस्कार, आप देख रहे हैं अथ टीवी न्यूज। हमारे साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें और मैं हूँ शुभदा सावंत। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने पूरा देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मध्य प्रदेश में सामने आए कथित छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय है और लगातार नए तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। दरअसल यह मामला उन छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ा है जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद के लिए शुरू किया गया था। इन योजनाओं का उद्देश्य यह था कि कोई भी छात्र केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा बीच में न छोड़े, लेकिन आरोप है कि इसी व्यवस्था का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया। जांच में सामने आए शुरुआती आरोपों के अनुसार कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं ने और अन्य संबंधित लोगों ने कथित रूप से फर्जी प्रवेश, गलत दस्तावेज और काल्पनिक छात्र रिकॉर्ड तैयार कर छात्रवृत्ति की राशि हासिल करने का प्रयास किया। आरोप यह भी है कि कुछ मामलों में ऐसे छात्रों के नाम पर भी छात्रवृत्ति का दावा किया गया है जो या तो संबंधित संस्थानों में पढ़ ही नहीं रहे थे या जिनका रिकॉर्ड संदिग्ध पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों ने जांच शुरू की और अब जांच एजेंसियां दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। कई संस्थानों से रिकॉर्ड मांगे गए हैं, बैंक लेन देन की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि छात्रवृत्ति की राशि किन खातों में गई और उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया। सूत्रों के अनुसार जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिन छात्रों का इस कथित गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं है, उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही जा रही है। इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती है। यदि इनमें अनियमितताएं होती है तो सबसे अधिक नुकसान उन जरूरतमंद छात्रों को होता है जिन्हें वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। विपक्षी दलों ने इन मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि छात्रवृत्ति योजनाओं को और अधिक सुरक्षित तथा तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भविष्य में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए, आधार और अन्य सत्यापन प्रणालियों का प्रभावी उपयोग हो तथा समय समय पर स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। इससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी और सहायता सीधे पात्र छात्रों तक पहुंच सकेगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना उचित नहीं होगा। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस कथित छात्रवृत्ति घोटाले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर छात्रों के लिए बनाई गई योजना में कथित गड़बड़ी कैसे हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। मुंबई से सामने आई एक ऐसी बड़ी कार्रवाई ने जिसने ऑनलाइन लोन एप्स के जरिए होने वाली ठगी और उगाही के काले कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कथित अवैध इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़े एक एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में ऐसे लोन ऐप्स की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल फोन के जरिए
कुछ ही मिनटों में लोन देने वाले कई इंस्टेंट लोन ऐप तेजी से लोकप्रिय हुए। इन ऐप्स ने लोगों को बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के तुरंत पैसे मिलने का दावा किया। आर्थिक परेशानी में फंसे लोग, छात्र, नौकरी पेशे कर्मचारी और छोटे कारोबारी बड़ी संख्या में इन ऐप्स का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आरोप है कि कुछ अवैध लोन ऐप लोगों को आसान लोन का लालच देकर उनके मोबाइल से संपर्क सूची, फोटो, संदेश और अन्य निजी जानकारियों तक पहुंच हासिल कर लेते थे। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति समय पर भुगतान नहीं कर पाता तो कथित तौर पर उसे धमकी देना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उसके रिश्तेदारों तथा दोस्तों को फोन कर बर्बाद करने जैसी गतिविधियां शुरू कर दी जाती थी। मुंबई पुलिस को पिछले कुछ समय से इस तरह की कई शिकायतें मिल रही थी। कई पीड़ितों ने आरोप लगाया कि उनसे तय राशि से कहीं अधिक पैसे मांगे गए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मामूली देरी होने पर उन्हें लगातार कॉल, आपत्तिजनक संदेश और सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान किया गया। इन शिकायतों के आधार पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर ऐसे नेटवर्क का पता लगाया जो कई फर्जी कंपनियों, कॉल सेंटरों और डिजिटल माध्यमों के जरिए इस पूरे कारोबार को संचालित कर रहा था। जांच एजेंसियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू की। कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी भी की गई और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित गिरोह का नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था, कितने लोग इससे प्रभावित हुए और अवैध तरीके से कितनी रकम वसूल गई। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क के तार देश के बाहर बैठे संचालकों या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल लेन देन वाली सभी कंपनियां अवैध नहीं होती। भारत में कई वैध और आरबीआई के नियमों के तहत काम करने वाले डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। समस्या तब पैदा होती है जब बिना अनुमति या फर्जी पहचान के कुछ ऐप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ लोगों को सलाह देते हैं कि किसी भी लोन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। केवल अधिकृत और नियमों का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। किसी भी ऐप को अनावश्यक रूप से संपर्क सूची, फोटो गैलरी या अन्य निजी जानकारी की अनुमति देने से बचे। यदि कोई ऐप धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को ऑनलाइन वित्तीय अपराधों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों या संस्थाओं की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इसलिए किसी भी आरोपी को अदालत में दोष सिद्ध होने से पहले दोषी नहीं माना जा सकता। हालांकि इस कार्रवाई ने एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं का उपयोग सोच समझकर करने का संदेश जरूर दिया है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ से सामने आई एक बेहद अहम खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से 3 स्कूलों और चंडीगढ़ के मेयर कार्यालय को भेजे गए बम की धमकी वाले ईमेल, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही व्यापक तैयारियों में जुटी हुई थी। इसी बीच कुछ संस्थानों को धमकी भरे ईमेल मिलने की सूचना सामने आई। ईमेल में बम होने का दावा किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए। धमकी मिलने के बाद जिन स्कूलों के नाम सामने आए वहां पुलिस
बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें तत्काल पहुंची। स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए। कई स्थानों पर अस्थायी रूप से लोगों की आवाजाही नियंत्रित की गई ताकि जांच बिना किसी बाधा के पूरी की जा सके। इसी तरह चंडीगढ़ के मेयर कार्यालय की भी व्यापक जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर हर हिस्से की बारीकी से तलाशी की। अधिकारियों ने किसी भी संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए। प्रारंभिक जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई गई और शहर के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े सभी स्थलों पर सुरक्षा और कड़ी करवाई दी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरे ईमेल किसने भेजे और उनका स्रोत क्या है। साइबर विशेषज्ञ ईमेल की तकनीकी जांच कर रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर भेजने वाले तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के किसी भी दौरे पर पहले बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाती है। इसमें स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी और अन्य सुरक्षा बल मिलकर सुरक्षा की समीक्षा करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की धमकी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरतती है ताकि किसी भी संभावित जोखिम को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इस घटना के बाद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यदि किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध वस्तु, गतिविधि या संदेश दिखाई देता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर अस्पष्ट जानकारी साझा करने से बचे, क्योंकि इससे अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में ईमेल के माध्यम से फर्जी बम धमकियों के मामले कई शहरों में सामने आए हैं। अधिकांश मामलों में जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन हर धमकी की गंभीरता से जांच करना सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि इस मामले में भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि धमकी का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना था या इसके पीछे कोई अन्य मकसद था। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इसलिए इस समय किसी भी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए अथर टीवी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।